आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करेंगे जो भारत की संघीय व्यवस्था के मतलब बिल्कुल केंद्र में है, लेकिन अक्सर विरोधाभासों से भरा रहता है। मेरा मतलब है पुलिस प्रशासन में केंद्र सरकार की भूमिका। जी। सुनने में ये काफी सीधा लगता है। संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है कि पुलिस और कानून व्यवस्था ये राज्यों के विषय हैं। मतलब कागज पर तो ये पूरी तरह से राज्य सरकारों का काम हुआ। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में हम हर रोज देखते हैं कि केंद्र का दखल काफी ज्यादा है। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है कि क्या पुलिस वाकई एक राज्य का विषय है या ये सिर्फ एक संवैधानिक भ्रम है। सही सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार राज्यों के पुलिस मामलों में कैसे और किन अधिकारों के तहत अपनी जगह बनाती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी नियम पर आते हैं जो संविधान में लिखा है। पुलिस का राज्य सूची यानी लिस्ट 2 में होने का असल मतलब क्या होता है? इसका सीधा और साफ मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से पुलिस बल पर पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए। मतलब उनकी भर्ती कौन करेगा, उनकी तैनाती कहाँ होगी, उनके रोजमर्रा के काम कैसे चलेंगे, ये सारे फैसले लेने का हक राज्य का है। ये तो संघीय ढांचे का एक मूल सिद्धांत हुआ फिर। हाँ बिल्कुल, ये भारत के संघीय ढांचे का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सैद्धांतिक बात है, हकीकत तो बिल्कुल अलग दिखती है। तो फिर केंद्र सरकार इस संवैधानिक सीमा को लांघती कैसे है? कोई ना कोई रास्ता तो संविधान में ही होगा। हाँ, और वही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। वो रास्ता है अनुच्छेद 355। देखिए, संविधान बनाते समय हमारे निर्माताओं को ये चिंता थी कि अगर कोई राज्य मतलब अंदरूनी तौर पे पूरी तरह बिखर जाए या वहाँ कानून व्यवस्था खत्म हो जाए तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। अच्छा। अनुच्छेद 355 उसी चिंता से निकला एक, कह सकते हैं कि सेफ्टी वॉल्व है। और ये सेफ्टी वॉल्व कहता क्या है? ये कहता है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। बाहरी आक्रमण तो समझ आता है, लेकिन ये जो शब्द है आंतरिक अशांति। हाँ, यही यही वो चाबी है जिससे केंद्र के लिए दरवाजा खुलता है। आंतरिक अशांति, ये तो बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक शब्द है। इसकी कोई कानूनी सीमा है या केंद्र इसे अपनी मर्जी से कैसे भी परिभाषित कर सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। इसकी कोई ठोस पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है और इसी वजह से इसकी व्याख्या का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब? कर केंद्र को यह तर्क देने का आधार मिल जाता है कि राज्य की स्थिति को संभालने के लिए उसका हस्तक्षेप जरूरी है, और बस यहीं से वो राज्यों के पुलिस मामलों में अपनी भूमिका बना लेता है। तो ये तो हुआ संवैधानिक आधार, लेकिन सिर्फ एक अनुच्छेद के दम पर तो पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता ना। केंद्र असल में जमीन पर इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है? हमारे स्रोतों में कुछ बहुत दिलचस्प टूल्स का जिक्र है जो केंद्र की संघ सूची यानी लिस्ट 1 से आते हैं। केंद्र के पास एक पूरा टूल किट है जो सीधे संविधान से ही उसे मिला है। पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है एंट्री 2A। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए अपने सशस्त्र बल तैनात कर सकती है, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्स। लेकिन क्या इसके लिए राज्य की सहमति या उनके बुलाने की जरूरत नहीं है? यहीं पर तो अक्सर सारा विवाद खड़ा होता है ना? जरूरी नहीं है। स्रोत यही बताते हैं कि केंद्र अपनी जरूरत के हिसाब से या अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर इन बलों को राज्यों में भेज सकता है। और राज्य सरकारें अक्सर इसका विरोध करती हैं, इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला बताती हैं, लेकिन केंद्र के पास ऐसा करने की संवैधानिक शक्ति है। और जांच एजेंसियों का क्या? सीबीआई जैसी एजेंसी तो पूरे देश में जांच करती है। भले ही मामला किसी राज्य का हो, वो केंद्र के अधिकार में कैसे आती हैं? वो आती हैं एंट्री 8 के तहत। ये एंट्री केंद्र को अपनी खुद की जांच और खुफिया एजेंसियां स्थापित करने का पूरा अधिकार देती है। इसीलिए सीबीआई केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती है। हाँ, और यहीं से वो टकराव भी शुरू होता है जिसका आप जिक्र कर रही थी। राज्य अक्सर आरोप लगाते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार हो। जी, स्रोत इस टकराव का बार बार उल्लेख करते हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र की शक्ति को दिखाता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है राज्य के पुलिस अधिकारियों पर नियंत्रण। किसी राज्य का एसपी हो या डीजीपी, वो तो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, फिर उन पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होता है?
ये सबसे गहरा और प्रभावी तरीका है। इसका जिक्र है एंट्री 70 में, जो अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ी है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस भी शामिल है। अच्छा, तो आईपीएस अधिकारी होते तो राज्य कैडर के हैं, लेकिन उनकी लगाम किसके हाथ में होती है? उनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र का गृह मंत्रालय होता है। अच्छा। इसका मतलब उनकी भर्ती यूपीएससी के जरिए होती है। उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है, जो केंद्र चलाता है। उनके प्रमोशन, सेवा की शर्तें, सब कुछ केंद्र सरकार तय करती है। मतलब राज्य सरकारें उन्हें सिर्फ पोस्टिंग दे सकती है? हाँ, लेकिन उन पर अंतिम नियंत्रण हमेशा केंद्र का ही रहता है। तो अगर राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी असल में केंद्र के प्रति जवाबदेह है, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री का उस पर कितना नियंत्रण रह जाता है? ये तो शक्ति संतुलन को जमीनी स्तर पर पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपराध का सारा राष्ट्रीय डेटा रखने वाला जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी है, वो केंद्र की संस्था है। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए जो पैसा आता है, उसका 75% से ज्यादा हिस्सा केंद्र की योजनाओं से आता है। और जाहिर है, जो पैसा देता है उसका प्रभाव भी रहता है। ये तो एक दो-धारी तलवार हुई। आधुनिकता के लिए केंद्र पर निर्भरता, जो अपने साथ प्रभाव भी लाती है। सही बात है। और कानूनों का क्या? पुलिस जिन कानूनों को लागू करती है, जैसे आईपीसी और सीआरपीसी, वो कौन बनाता है? ये भी एक बहुत अहम बिंदु है। ये कानून समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट। जिसका मतलब है कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। तो पुलिस भले ही राज्य की हो, लेकिन वो जिन कानूनों को लागू कर रही हैं, उनका ढांचा बनाने में केंद्र की भूमिका बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। तो तस्वीर अब साफ हो रही है। सशस्त्र बल, जांच एजेंसियां, आईपीएस कैडर का नियंत्रण, पैसा और कानून बनाने की शक्ति, ये तो एक बहुस्तरीय नियंत्रण की व्यवस्था है। जी। जाहिर है, इससे टकराव तो होते ही होंगे। पैरामिलिट्री बलों की तैनाती एक बड़ा मुद्दा है, जैसा आपने बताया। केंद्र इसके जवाब में क्या तर्क देता है? केंद्र आमतौर पर 3 मुख्य तर्क देता है। पहला, वही अनुच्छेद 355 का हवाला कि आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। दूसरा, वो कहता है कि उसे रेलवे, सरकारी दफ्तरों और बड़े उद्योगों जैसी केंद्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी है, जो उस राज्य में मौजूद हैं। और तीसरा तर्क ये होता है कि कुछ समस्याएं जैसे नक्सलवाद या आतंकवाद एक राज्य से दूसरे में फैल सकती हैं, इसलिए उन्हें शुरू में ही रोकना राष्ट्रीय हित में जरूरी है। इस पूरे भ्रम और टकराव के कारण एक बहुत बड़ी बहस भी चल रही है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। क्या पुलिस को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत पुरानी और गंभीर बहस है। इसके पक्ष में जो लोग हैं, उनका तर्क है कि आज अपराध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। कैसे? सोचिए, 1950 में जब संविधान बना था, तब अपराध स्थानीय होता था। आज हम आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग्स की तस्करी और साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। ये अपराध किसी एक राज्य की सीमा में बंधे नहीं हैं। इनके तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होते हैं। मतलब ये कि हरियाणा में बैठकर कोई अपराधी अगर बैंगलोर में किसी के बैंक खाते से पैसे उड़ा लेता है, तो हरियाणा पुलिस अकेले क्या कर सकती है? बिल्कुल, उनके पास न तो वैसे तकनीकी संसाधन होते हैं, न ही दूसरे राज्यों या देशों में जाकर जांच करने का कानूनी अधिकार। इसलिए कहा जाता है कि इन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक जैसी नीति और तालमेल के लिए केंद्र की भूमिका जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब पुलिस समवर्ती सूची में हो। और राज्य सरकारें इसके खिलाफ क्यों हैं? जाहिर है वो इसका पुरजोर विरोध करती होंगी। वो इसका कड़ा विरोध करती हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी बची खुची स्वायत्तता भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अच्छा। उनका तर्क है कि पुलिस का काम सिर्फ बड़े अपराधों से निपटना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जो कि एक बेहद स्थानीय काम है। पुलिस को स्थानीय समाज, भाषा और समस्याओं की समझ होनी चाहिए। अगर सारा नियंत्रण दिल्ली से होने लगा तो पुलिस का आम लोगों से जुड़ाव खत्म हो जाएगा और वो केंद्र के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही जटिल गतिरोध है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ संघीय ढांचे का सिद्धांत। तो क्या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई रास्ता सुझाया गया है? स्रोतों में एक मॉडल पुलिस अधिनियम का बार-बार उल्लेख हुआ है। ये क्या है? ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPRND द्वारा तैयार किया गया एक मसौदा है। एक ड्राफ्ट। हाँ, एक ड्राफ्ट। ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सुझाव या आदर्श टेम्पलेट है कि एक आधुनिक और जवाबदेह पुलिस बल को कैसा होना चाहिए। केंद्र ने इसे राज्यों को भेजा है
ताकि वो अपने दशकों पुराने पुलिस कानूनों में सुधार कर सकें, जो ज्यादातर 1861 के ब्रिटिश कानून पर आधारित हैं। 160 साल से भी ज्यादा पुराना कानून, हम आज भी उसी से चल रहे हैं। खैर, इस मॉडल एक्ट की कुछ सबसे दिलचस्प बातें क्या हैं? यहाँ कार्यात्मक स्वायत्तता की बात कही गई है, जी, जिसका मतलब है पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्ति देना। शायद यही पुलिस सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। और इसके लिए कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे पुलिस की नीतियां बनाने और उनके कामकाज की निगरानी के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करना। इस बोर्ड में कौन होगा? इस बोर्ड में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका, मानवाधिकार और अकेडमिक जगत के विशेषज्ञ भी शामिल हों। इसका मकसद पुलिस को रोज-रोज के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया है? अगर ये इतना ही अच्छा है, तो राज्यों ने इसे अपनाया क्यों नहीं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मुख्य हिचकिचाहट राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, पुलिस पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती। पुलिस प्रशासन और ट्रांसफर पोस्टिंग सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। मॉडल एक्ट इस शक्ति को कम करता है, इसीलिए इसे पूरी तरह से लागू करने से राज्य सरकारें कतराती हैं। और पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति के बारे में भी इसमें कुछ है, क्योंकि उनका पद तो सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव में रहता है। हाँ, मॉडल एक्ट कहता है कि डीजीपी का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर यूपीएससी द्वारा बनाई गई एक कमिटी की सिफारिश पर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उनका कार्यकाल कम से कम 2 साल के लिए निश्चित हो, ताकि उन्हें ये डर न रहे कि अगर उन्होंने किसी नेता की बात नहीं मानी तो उन्हें समय से पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इससे उन्हें स्थिरता और निडर होकर काम करने की आजादी मिलेगी। ये तो बहुत जरूरी सुधार है। और पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर क्या सुझाव है? स्रोतों में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार का जिक्र है, जांच और कानून व्यवस्था के काम को अलग करने का। हाँ, और ये शायद सबसे व्यवहारिक सुझाव है। सोचिए, एक जांच अधिकारी जो एक जटिल मर्डर केस पे काम कर रहा है, उसे अचानक किसी मंत्री के दौरे की सुरक्षा में या किसी धरने को संभालने के लिए भेज दिया जाता है। केस की सारी लय टूट जाती है, सबूत इकट्ठा करने में देरी होती है। हाँ, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करने का मतलब है कि जासूस सिर्फ जासूसी करेगा, उसे कोई और ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इससे केस सुलझने की दर और सजा दिलाने की दर दोनों में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है। ये तो वाकई बहुत तार्किक लगता है। लेकिन इन सब सुधारों के बीच उस आम सिपाही का क्या, जो 12-14 घंटे की ड्यूटी करता है? क्या मॉडल एक्ट में उनके लिए भी कुछ है? हाँ, मॉडल एक्ट इस पर भी जोर देता है, क्योंकि सुधार की शुरुआत वहीं से होनी है। स्रोत एक बड़ी आम लेकिन चौंकाने वाली बात बताते हैं। कई पुलिस थानों में जांच के लिए बेसिक कंप्यूटर या स्टेशनरी तक नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? जी, हम उनसे 21वीं सदी के अपराधों से लड़ने की उम्मीद करते हैं, जबकि उनके पास अक्सर 20वीं सदी के भी साधन नहीं होते हैं। तो एक्ट में क्या सुझाव है? एक्ट में पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर है। जैसे उनके काम के घंटे तय किए जाने चाहिए, जो अभी अनिश्चित होते हैं। उन्हें हफ्ते में एक अनिवार्य छुट्टी मिलनी ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक पुलिस कल्याण ब्यूरो बनाने का सुझाव है। ये ब्यूरो उनके और उनके परिवार के लिए सही आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा और कानूनी मदद जैसी चीजों का ध्यान रखेगा। क्योंकि जब तक एक पुलिसकर्मी खुद तनाव मुक्त और सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक वो समाज की सुरक्षा ठीक से नहीं कर सकता। तो इन सभी स्रोतों की गहरी पड़ताल के बाद जो तस्वीर उभरती है, वो ये है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था कागज पर भले ही राज्य का विषय हो, लेकिन असल में ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक बहुत ही जटिल और नाजुक संतुलन है। ये सिर्फ एक सूची का मामला नहीं, बल्कि नियंत्रण और स्वायत्तता के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। बिल्कुल, और ये संतुलन लगातार बदलता रहता है, जो कभी सहयोग को जन्म देता है तो कभी टकराव और बहस को। मॉडल पुलिस एक्ट जैसे सुधार के प्रयास दिखाते हैं कि एक ज्यादा जवाबदेह, पेशेवर और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त पुलिस बल की जरूरत कितनी शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन इस रास्ते में राजनीतिक बाधाएं बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी। और ये चर्चा एक अहम सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। जब अपराध का स्वरूप इतना बदल चुका है, साइबर क्राइम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तक, तो क्या हमारा 70 साल पुराना संवैधानिक ढांचा, जिसमें पुलिस को पूरी तरह से एक स्थानीय विषय माना गया था, आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है? या फिर पुलिस व्यवस्था में एक ऐसे मौलिक बदलाव की जरूरत है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, एक नई समझ बनाएं, ताकि भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। ये सवाल सिर्फ पुलिस सुधार का नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद के भविष्य का भी है।